नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की बातें, जहां कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, धड़कन बनकर दिल में उतर जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो राजनीति की किताबों में कभी पूरी नहीं लिखी गई, लेकिन जिसने देश का रास्ता मोड़कर रख दिया। कहानी एक किंग मेकर का सफर जो राजा नहीं पर राजाओं की किस्मत लिखता है। एक समय था, भारतीय राजनीति उससे पुराने धूल भरे रास्ते पर चल रही थी। नेता वही, भाषण वही, तरीके वही, लोग बस इतना जानते थे कि राजनीति में वही आगे जा सकता है जिसने पीछे बड़ी विरासत हो, बड़ा मुकाम हो और उससे भी बड़ा जन समर्थन। लेकिन फिर जैसे फिल्मों में अचानक किसी अनजान किरदार की एंट्री होती है, वैसे ही आया एक आदमी, ना तो नेता, ना जमात, ना कुंबा, सिर्फ एक दिमाग, एक योजना और वह नजर जो पूरी तस्वीर को एक ही बार में पढ़ ले। यह वही इंसान था जिसकी रणनीति ने देश के सबसे ताकतवर चेहरे की किस्मत बदल दी। चाहे नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, किसी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया, किसी को वहां टिकाए रखा और किसी से रास्ता भी बदलवा दिया। लेकिन सवाल वही है, कौन है यह शख्स जो प्रकाश से नहीं परछाइयों से राजनीति चलाता है। देश का पहला असली पॉलिटिकल कॉन्सुलेट प्रशांत किशोर 2007 लौट आया परदेसी, पर मन में आग जल रही थी। यूएन में हेल्थ सेक्टर की टीम का हिस्सा रहकर लौटे पीके जुनून था कुछ बड़ा करने का अपने देश के लिए, और भारतीय उनकी पहली मुलाकात राहुल गांधी से हुई। के अपने साथ बड़ा प्रोजेक्शन लेकर पहुंचे थे, समाज के ढांचे को बदल देने का सपना। लेकिन उन्हें मिला मात्र एक अनुरोध, अमेठी में एक अस्पताल बनाने में मदद कर दीजिए। पीके अंदर तक हिल गया। जिन सपनों के साथ वे आए थे, यह काम उनके सम्मान का एक छोटी सी मोमबत्ती जैसा लग रहा था। उनकी राह अलग हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2010 तक पीके ने फिर यूएन एडर्स में अफ्रीका में जा चुके थे। वहीं बैठकर उन्होंने भारत के हेल्थ सेक्टर पर एक गहरी सटीक देखकर उसकी नई रणनीति री-एनालिसिस कर डाली। डेटा ने चौंका दिया। भारत के विकसित कहे जाने वाले राज्य भी बुनियादी स्वास्थ्य प्रणाली में पिछड़े राज्यों जैसा ही था, और पीके ने यह रिपोर्ट सीधे भेज दी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। कहानी का मोड़ यहीं आया। मोदी की नजर उस रिपोर्ट पर टिक गई। 2011 में मुलाकात जिसने राजनीति बदल दी। भारत से कॉल आया कि आपसे मिलना है, सलाह चाहिए। पीके लौट आए और पहली बार मोदी से मिले। गुजरात चुनाव आने वाले थे। मोदी को कोई ऐसा चाहिए था जो राजनीति में तकनीक और आधुनिक रणनीति ला सके। पीके वही आदमी निकले। 2012 में पीके ने एक ऐसा आइडिया दिया जो भारत की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ था। 3D टेलीकास्ट। मोदी एक ही समय पर कई जगह दिखाई देने लगी। रातों रात चर्चा, रातों रात असर। गुजरात में मोदी फिर जीते और पर्दे के पीछे बैठा वह शतरंज का खिलाड़ी था प्रशांत किशोर। उनका ऑफिस अब मोदी के घर के ही ऊपर मंजिल पर था। काम शुरू हो चुका था। चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी पटकथा लिखने का काम 2013 से 2014 तक मोदी कैंप का मास्टरमाइंड। सीएजी टीम बन चुकी थी। सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। लोकसभा चुनाव था। अब सिर्फ एक राज्य ही पूरा देश दांव पर था। 3D होलोग्राम चलती, फिर वीडियो वैन, हर गली में मोदी का डिजिटल अवतार, और फिर आया पीके का मास्टर स्ट्रोक चाय वाला नैरेटिव। हमने चाय बेची है पर देश नहीं बेचेंगे। यही लाइन पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। 400 से ज्यादा वीडियो वैन, गांव गांव, टोला टोला, बाजार बाजार, और नतीजे मोदी ऐतिहासिक जीत के साथ प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां साया भी होता है। बीजेपी के अंदर कई लोग पीके की बढ़ती भूमिका से असहज थे, सबसे ज्यादा अमित शाह। धीरे धीरे पीके को किनारे किया जाने लगा। पीके को लगा था कि जीत के बाद उन्हें नीति निर्माण में बड़ी जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंसुलेट तो दुकानदार होता है, काम खत्म, पैसा खत्म। ऐसे ही बातें पीके ने अपने कानों से सुनी थी, और इसी दर्द से पैदा हुई पीके और अमित शाह की राइवलरी।
2015 में बीजेपी को टक्कर देने का सफर शुरू। पीके सीधे गए नीतीश कुमार के पास। पहली बार मुलाकात में ही कह दिया, जीतन राम मांझी को हटाओ, खुद मंत्री बनो। नीतीश ने मान लिया कि पीके का दूसरा जन्म अब बिहार से होने वाला है। पटना में नीतीश का घर बन गया पीके का वार रूम। लालू यादव कांग्रेस और नीतीश का महागठबंधन अस्वीत आया। पीके को डर था कि लालू मानेंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी से संपर्क किया और सब सुलझा दिया। न हुआ महागठबंधन ने बीजेपी को ऐसे ही हार दी कि लहर टूट गई। नीतीश ने पीके को कैबिनेट रैंक दिया। पीके अब देश के सबसे बड़े रणनीतिकार बन चुके थे। 2017 में कांग्रेस के उलझने और पीके की टक्कर। कांग्रेस ने पंजाब और यूपी चुनाव में पीके को बुलाया। पीके ने नई रणनीति दी, दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़। प्रियंका को लीडर बनाने का सुझाव पर कांग्रेस में गुटबाजी हवा थी। सलाह मानी गई, फिर रद्द कर दी गई। खाट सभा का आइडिया चल रहा था, लेकिन लोग खाट ही उठा ले भागे। कांग्रेस पीके की बात सुनते भी थी और अनसुनी भी करती थी। यूपी में बुरी हार हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, पीके तभी कमाल करते हैं जब नेता पहले से मजबूत हो। पार्टी को शून्य से खड़ा करना इनका बस की बात नहीं। पार्टी को शून्य से खड़ा करना इनके बस की बात नहीं। दूसरी तरफ नीतीश अचानक महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में चले गए। पीके का पद खत्म। 2018 में पीके ने विचार और विरोधाभास में एक क्रम में पीके से पूछा गया कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। पीके हंसते रहे और मुस्कुराकर थोड़ा सेंटर लेफ्ट पर किसी एक विचार में बंद कर नहीं रहा जा सकता। यही बयान उनके खिलाफ आगे जाकर हथियार बन गई। लोग बोलने लगे कि जिसकी कोई अस्तित्व विचार नहीं है वह टिकेगा कैसे। लेकिन इसी बीच पीके खुद नीतीश की जेडीयू में शामिल हो गए। एक महीने में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। लेकिन सीए आया, पीके खुलकर इसके विरोध में उतरे। टक्करवाद बढ़ा और 2020 में पीके को पार्टी से बाहर कर दिया गया। पीके ने कहा कि नीतीश मेरे लिए पिता समान रहे, लेकिन मैं उन्हें बीजेपी वाले निर्यात से सहमत नहीं हूं। उधर नीतीश ने कहा कि पीके अमित शाह के आदमी है। यह आरोप प्रति आरोप महीनों चल रहा था। 2021 में बंगाल की लड़ाई और पीके की भविष्यवाणी। ममता बनर्जी ने पीके को बुलाया। पीके ने कहा कि बीजेपी 2 अंकों से ऊपर नहीं जाएगी। अगर गई तो मैं रणनीति छोड़ दूंगा। चुनावी बीजेपी 100 के नीचे ही रहेगी। पीके की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही हो गई। 2022 में कांग्रेस को बदलने की आखिरी कोशिश। पीके ने कांग्रेस को 21 बिंदुओं का प्लान दिया। पूरी पार्टी का रीबिल्डिंग, नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक बदलाव, स्पष्ट वैचारिक लड़ाई। 18 बातों पर कांग्रेस तैयार थी, 3 बात पर नहीं। सबसे बड़ी वजह यह थी कि पीके को फिर हैंड नहीं मिल रहा था। पीके चाहते थे कि वह सीधे अध्यक्ष को रिपोर्ट करें। कांग्रेस ने कहा कि आप बस एक सदस्य होंगे। डील टूट गई और पीके ने ऐलान कर दिया कि अब मैं जनता तक जाऊंगा। 2022 से 2024 तक जन स्वराज यात्रा। तो 2 अक्टूबर 2022 को पीके ने बिहार में अपनी ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू की। 665 दिन, हजारों गांव, लाखों लोगों जो पीके पर सवाल उठाते थे, उनके सामने पीके पहली बार बिना किसी नेता, बिना किसी दल से सीधे जनता के बीच उतर चुके थे। उनके सवाल सरल पर चोट मारने वाले थे। बिहार की हालात बदल देगी, यानी अगर सिस्टम गलत है तो आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं। जनता भी भीड़, कभी संत, कभी गुस्से में, कभी भावुक। पीके की यात्रा अब सिर्फ यात्रा नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। तो दोस्तों, यह थी उस शख्स की कहानी जो पर्दे के पीछे बैठकर राजा बनता रहा और अब शायद खुद राजा बनने की सोच ने इस बार नाकामयाबी मिला, लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। यह कहानी तो पूरी ख़त्म नहीं हुई है, न इसका आखिरी अध्याय लिखा गया है, लेकिन
इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति में पीके का नाम इसी तरह गूंजता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल बिहार की बातें को, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो कहानियाँ जो राजनीति को समझाती नहीं, महसूस करवाती है। अगर ठोकर खाकर भी मुस्कुरा सको तो समझो जीत पक्की है। अगर सच बोलने की हिम्मत रखो तो समझो दीवार हिल चुकी है। हमारी कहानी अभी बाकी है, हमारा सफ़र अभी जारी है, क्योंकि बदलते बिहार का सपना हम सब की जिम्मेदारी है। जय बिहार।